ये आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको ये शर्त लगा सकता हूँ, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। ये डीजे वालों को ज्यादा लगता है। बाकी आपको जो सिविल जज में जो लोग हैं उनको समझने के लिए बहुत, यानी अगर समझना है लॉ को जल्दी से तो ये वाला पार्ट अप्लीकेबल होता है। देखिए, जिसे आप लोग को समझते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कहीं आप जाइए तो आपको कोई किराना दुकान वाला उसको बोले बिस्किट देना, तो सबसे सस्ता वाला बिस्किट निकाल के दिखाएगा। आप बोले थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दो, थोड़ा फिर महंगा दिखाएगा, फिर महंगा दिखाएगा। तो उसी तरह का चीज है। अगर आप नॉलेज भी लेने जाएंगे ना तो आपको पहले लोग कम के नॉलेज में सलटा देते हैं, चलो कम नॉलेज में सलट दो, खत्म हो गई बात। क्योंकि माइंड सेट है, जैसे दुकानदार का माइंड सेट है कि कोई भी कस्टमर ग्राहक आता है शॉप पर तो वो सस्ता माल ही खोजेगा, वो सस्ता ही खोजेगा, इसलिए वो सस्ता माल पहले दिखाता है। ये माइंड सेट है उसका, वो कस्टमर का माइंड जानता है और कस्टमर दुकानदार का माइंड जानता है। तो वो मांगेगा कि भाई हाई फाई नहीं दे, सस्ता ही माल दे, तो वो सस्ता दिखाता है। तो जैसे ही अब आप खुद डिमांड करेगा, नहीं सर मेरे को इससे अच्छा चाहिए, मेरे को बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, तो अच्छा चाहिए, तो फिर वो लास्ट में धीरे से पीछे से निकालेगा, बोलेगा भाई अलग रखा है निकाल के आपको, ये डिमांड बहुत कम लोग करते हैं सर, वो फिर वो साइड से दिखाएगा आपको। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये चीज नॉर्मली नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप सिविल जज में हैं, चाहे डीजे हैं, चाहे आप प्रैक्टिस में कहीं भी रहिए, जानिए क्या है ये फंडा यहाँ से आता है। देखिए यहाँ पर आया है, एक मैटर लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, इन ऑल केसेस, हर एक उन मामलों में, इन विच एनी मैटर, किसी तरह का कोई भी मैटर, ध्यान से सुनिएगा, किसी तरह का कोई भी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, मैंने पहले ही बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड का मतलब है लॉ की तरफ से अपेक्षित है, यानी लॉ कहता है कि भाई ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम होगा ही नहीं। सो एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी जहां पर लॉ के तरफ से अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है, रिक्वायर्ड है कि पर्टिकुलर मैटर को फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट में यानी दस्तावेज के तौर पर रिड्यूस करना ही करना है, उस कंडीशन में, या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के मामले में, ग्रांट के टर्म्स के मामले में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स के मामले में क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस कर लिया गया है। तो दो चीज हो गई, हमें इसके बारे में बात करना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। एनी मैटर, तो अब सवाल ये उठता है आपके मन में, क्वेश्चन आना चाहिए, यही होता है बारीक वाली स्टडी, और ये होता है पीछे से माल निकाल के दिखाना। तो एनी मैटर में कौन सा मैटर है, एनी मैटर में कौन सा मैटर है जिसके लिए लॉ कहता है कि भाई रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, वो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिसके बारे में लॉ कहता है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, रिड्यूस करना ही करना है, उसका यहां पर आपको एग्जांपल दे दिया गया है। सी, एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। देखिए यहां पर एग्जांपल, ये तो सबको पता है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। जजमेंट्स एंड डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट का जजमेंट होगा, सिविल कोर्ट की डिक्री होगी, तो वो क्या होगा, रिटन ही होगा। सो ऑर्डर 20 रूल 2 से लेके 19 जो भी है, ऑर्डर 41 रूल 30 से लेके 32 तक, तो देखिए जजमेंट्स एंड डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, तो ये क्या है, यहां वाला मैटर कवर करता एनी मैटर, यानी लॉ कहता है कि जजमेंट और डिक्री अगर सिविल कोर्ट देगा तो हर हालत में लिखित में ही देगा। अगर कोई सिविल कोर्ट जजमेंट या डिक्री पास करता है तो वो लिखित में ही पास करेगा, ये बात सिविल कोर्ट के मामले में लागू होती है। सीपीसी में ऑर्डर 20 और ऑर्डर 41 में मेंशन कर दिया गया है। सिमिलरली अगर हम जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स की बात करें क्रिमिनल कोर्ट के मामले में,
या क्रिमिनल कोर्ट में बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट लिखित होगा, क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर भी लिखित होगा। ये बात सेक्शन 353, सेक्शन 354, सेक्शन 387 सीआरपीसी में मेंशन है। ये है एनी मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनी मैटर के अंदर आ रहा है। एनी मैटर में जजमेंट्स आ गया। एनी मैटर में जजमेंट आ गया। सो नाउ अब आगे देखिए क्या है एग्जांपल। सेक्शन 298 of the CRPC indicates the proper mode of proving conviction or acquittal। सेक्शन 298 इसके अंदर का मामला, प्रॉपर मोड ऑफ कन्विक्शन और एक्विटल। जो भी प्रॉपर मोड होगा कन्विक्शन या एक्विटल का, वो भी लिखित ही होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 298 सीआरपीसी में कहा गया है। उसी तरीके से सिविल मैटर में विटनेस के जो डेपोजिशंस होंगे, फिर से सुन लेना, सिविल मैटर में, सिविल कोर्ट में जो गवाहों के डेपोजिशंस होते हैं वो भी रिटन फॉर्म में ही होगा, ऐसा लॉ कहता है। लॉ में कहां कहा गया? ऑर्डर 18, रूल्स 5, रूल 14, रूल 16, ऑर्डर 18। डेपोजिशन ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल ट्रायल, कन्फेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स। तो सेक्शन क्या है? सेक्शन 164 एंड द प्रोविजंस इन चैप्टर 23 सीआरपीसी, मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। तो भैया रिकॉर्ड एविडेंस जो हम करते हैं या 164 सीआरपीसी में जो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सब क्या होता है? रिटन फॉर्म में ही होता है। क्यों होता है रिटन फॉर्म में? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिटन। इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिटन। अब देखिए जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। अब इसी को बोलते हैं कनेक्ट करना, कनेक्टिंग इंडिया। तो कनेक्टिंग लॉ जरा समझिए। अब जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लेना है, थोड़ा सा रुक करके पहले सीखिए, समझिए, रटिए नहीं, समझिए क्या बोल रहे हैं। सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में सिविल जज है। सिविल जज ने कोई जजमेंट पास किया, सिविल जज ने कोई डिक्री पास करी। तो लीगल प्रोविजन ये कहता है कि जजमेंट रिटन होगा, डिक्री रिटन होगा। और यही बात सेक्शन 91 भी कहता है, 91 मतलब ये हो गया, अगर किसी पार्ट को लेकर के डिस्प्यूट अराइज होता है, सपोज मान लीजिए रहेगा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बढ़िया सा एग्जांपल सोच रहा हूं। हाँ, एग्जांपल ये हो सकता है और हुआ है, हो नहीं सकता, हुआ है। मोटर व्हीकल का जो मैटर होता है ना, कॉम्पनसेशन वाला, उसमें जज साहब ने लिख दिया कि भाई जो विक्टिम पार्टी है जिसको कॉम्पनसेशन चाहिए, उसको 7% पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारा रियल में पैसा नहीं आता है। इंटरेस्ट याद कीजिए, इंटरेस्ट वाला चैप्टर हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, इंटरेस्ट वाला पार्ट, तब हम लोगों ने कहा था सीपीसी में इंटरेस्ट मंथली नहीं होता है, ईयरली होता है, पर एनम के बेस पर होता है। अब मान लीजिए यहां पर दो चीजें आ जाएं, सपोज मान लीजिए डिस्प्यूट अराइज हो जाए। अब जिसको लेना है वो तो खुश होके एकदम क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल में कपड़े खोल के तैर तैर के नहा नहा के निकल के बोलेगा यार मेरी तो लॉटरी लग गई, मत दो पैसे मत दो। 6% पर मंथ, व्हाट इज जोक, 6% पर मंथ मिलेगा इंटरेस्ट मेरे को। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ये जजमेंट बदले, कभी नहीं चाहेगा ये ऑर्डर चेंज हो, पर मंथ। और जिसको देना है, जिस कंपनी को देना है पैसा, इंश्योरेंस कंपनी को, वो तो कहेगी यार जज का दिमाग ही खराब हो गया ये पर मंथ कैसे ऑर्डर कर दिया। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो टाइपिकल एरर में जाएगा, यहां पे ये टाइपिकल एरर है,
लेकिन मान लीजिए अगर ये टाइपिकल एरर अपना रहा तो कोई जज साहब कहे कि नहीं नहीं ऐसा ये मैटर है, मैं तो इसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पर मंथ देना ही पड़ेगा भाई, तब क्या होगा? अपील में हाँ, जाएगा, अपील में तब जाएगा। अब ये डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब डिस्प्यूट होकर के मान लीजिए रिवीजन गया, रिव्यू गया, अपील गया, कहीं भी जाए, छोड़िए इस मैटर पे, कहीं भी गया, मान लीजिए अपील में ही गया, सिंपल अपील को ही लेते हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा? जजमेंट, यानी अपीलेट कोर्ट को क्या देना पड़ेगा? जजमेंट की कॉपी दोगे आप। अब जजमेंट की कॉपी क्या लेके आओगे? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। और सेकेंडरी का मतलब क्या लेके आओगे जजमेंट की? सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी। तो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी क्या हो गई? सेकेंडरी एविडेंस। तो यही तो कह रहा है सेक्शन 91 क्या कह रहा है? जहां सेकेंडरी जाता है वहां सेकेंडरी दे दो, जहां प्राइमरी जाता है वहां पर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ को प्रोवाइड करा दो, सीधा सा फंडा है। यही तो ये कह रहा है, और तो कुछ कह ही नहीं रहा है। कनेक्ट कर पा रहे हैं तो समझिए, सेक्शन 91 ने कहा कि जो चीज, जैसा कोई भी मैटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम ध्यान से सुन लेना, कोई भी थोड़ा सा भी कचरा हो, ये सारे एग्जाम्पल मैं कोरिलेट कर सकता हूं, सारे के सारे, या आप भी खुद भी कर सकते हैं। एक बार सीख जाएंगे तो मैं गारंटी चैलेंज करता हूं कि भूलेंगे नहीं जिंदगी में। सेक्शन 91 में जो ये लाइन पार्ट कहता है, ये वाला पार्ट, इन ऑल केसेस, वो सारे मामले जहां पर एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? सीपीसी इज ए लॉ, और सीपीसी का ऑर्डर 20 कहता है कि जजमेंट और डिक्री रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो गया ना, लॉ ने कहा सीपीसी इज ए लॉ, और सीपीसी कहता है कि जजमेंट और डिक्री रिटन में ही होना चाहिए। तो लो भैया, हमने जजमेंट और डिक्री क्या कर दी? रिटन में लिख दी। अब कल को जजमेंट और डिक्री पर डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो अगर हमको लेकर के कोर्ट में जाना है अपील करने के लिए उसके अगेंस्ट में, जजमेंट और डिक्री के अगेंस्ट में, तो क्या करेंगे? तब यहां पर कहा गया है कि इन ऑल केसेस जहां पर मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, क्या देना पड़ेगा? एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, और लिखा है कि या तो डॉक्यूमेंट उठा के लेके चले जाओ, जो डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट तो जज साहब देंगे नहीं, एक ही कॉपी दिखती है, एक ही कॉपी होती है जजमेंट की और डिक्री की। तो क्या लेके जाएंगे? और वाला पार्ट, सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड कॉपी इज द सेकेंडरी एविडेंस। तो समझ में आ गई बात, कहां से कैसे कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने सेकेंडरी एविडेंस के साथ। और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस में सेक्शन 63 कम्स इनटू द पिक्चर। सेक्शन 63 में सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1 सॉरी क्लॉज 1। तो 91 को हम पूरा का पूरा इससे कोरिलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, सब मिल हो जाएगा आपको। अब इसके लिए थोड़ा सीआरपीसी खोलना पड़ेगा। सीआरपीसी का बेयर एक्ट चाहे तो आप निकाल सकते हैं, तो मैं यहां से निकाल के दिखाऊं। सो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, अगर क्रिमिनल कोर्ट है तो क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट, और क्रिमिनल कोर्ट है तो उसका ऑर्डर सेक्शन 353 कहता है, सेक्शन 354 कहता है, 387 कहता है, रिटन में ही होना चाहिए। तो देखिए, क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट रिटन ही आता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर रिटन में ही आता है, किसी को डाउट नहीं है। सो एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। सो एनी मैटर में क्या आ गया यहां पर? जजमेंट। सो जजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ये जो मामला है जजमेंट, तो जजमेंट क्या होगा? रिटन फॉर्म में होगा। तो जैसे ही रिटन फॉर्म में हो गया, तो उसको साबित करने के लिए क्या लेके जाओगे आप? अगर कोई कचरा हो गया, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो क्या लेके जाएंगे हम? सीधा सा फंडा है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस।
प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो ले नहीं जा सकते, सेकेंडरी लेके जाएंगे। सो इसीलिए एनी मैटर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो यहां पर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली विटनेस का डिपोजिशन सिविल मैटर में ऑर्डर 18, रूल 5, 14, 16। उसी तरीके से विटनेस का डिपोजिशन क्रिमिनल ट्रायल के मामले में सेक्शन 164 सीआरपीसी के मामले में। उसी तरीके से देखिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड पार्ट पेमेंट ऑफ द डेट और इंटरेस्ट सेक्शन 18 एंड 19 लिमिटेशन एक्ट। उसी तरीके से देखिए ये बहुत फेमस है, अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसीडरेशन, वैसा अग्रीमेंट जो बिना कंसीडरेशन के हो जाए, सेक्शन 2525 अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसीडरेशन। तो ये लॉ कहता है, यानी लॉ कहता है कि अग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के हो सकता है, सेक्शन 25 वो रिटन में होगा। तो ये देखिए यहां पर आया मामला, तो अगर रिटन में है तो फिर ये मैटर कहां चला गया, सेक्शन 91 में। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, सेक्शन 28 एक्सेप्शन 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसी तरीके से मॉर्टगेज बिन प्रिंसिपल सम सिक्योर्ड इज 100 रुपीज और अपवर्ड्स, अगर 100 रुपया या 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी को गिरवी रखना है, मॉर्टगेज करना है, तो क्या होगा चाहिए, लिखित होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, सेक्शन 5959 टीपी एक्ट। तो जब रिटन में होगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सेक्शन 91। तो मतलब समझ रहे हैं आप अपना मामला देखिए, आप अपना क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स में इसी में से किसी एक एग्जांपल को उठा के कॉपी पेस्ट कर देगा, दिमाग की बत्ती जलने लगेगी, बोलेंगे यार सवाल तो बड़ा टफ था, सवाल तो बड़ा टफ था, कैसे होगा। तो यही चीज देखनी है कि वो कौन कौन से मैटर, ये बड़े फेमस मैटर हैं जिसको मैंने यहां पर आपको दे दिया है, ये नहीं मिलने वाला, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ये नहीं मिलेगा। ये सब इंटरनल क्लासेज में डिस्कस की जाती है, बाहर भी डिस्कस की जाती है, मेहनत का काम है, कोई नहीं करेगा बाहर, फैक्ट है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात को समझिए। अब इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दे, आप इसमें से मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट पूछ दे, अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसीडरेशन सेक्शन 25, ये वो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आधे लोगों का दिमाग यहीं पर खराब होगा, यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन हो गया, और इसको साबित करने के लिए क्या चाहिए, क्या लेके आओगे, प्राइमरी की सेकेंडरी, या सेक्शन 91 के अंदर कवर होगा कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे। तो यहां पर क्या है, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अगर है तो लेके जाएंगे प्राइमरी, या सेक्शन 91 से क्वेश्चन है तो सेक्शन 91 के अंदर फॉल कर जाएगा। सो कौन कौन से, लास्ट शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिसपे 91 का एप्लीकेशन होता है, वो कौन कौन से मैटर हैं जिसके बारे में कहा करता है लॉ कि ये सब रिटन में ही होना चाहिए, यानी अगर कोई अग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के होगा तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब इसी को हम 91 के साथ कोरिलेट कर देंगे, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ रहे हैं तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एविडेंस एक्ट के साथ। सुनने में बड़ा मजा आता है यार, एविडेंस कनेक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लेकिन बेसिक तो पता हो पहले। उसी तरीके से आर्बिट्रेशन का मामला लाया तो ये लगता है आर्बिट्रेशन है, लेकिन है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, मतलब समझ में आ रहा है, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट इस बात के लिए कर रहे हैं कि अगर हम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो हम अपने मैटर को आर्बिट्रेशन के जरिए सुलझाएंगे, ना कि जनरल सिविल कोर्ट में जाएंगे, ये कह रहा है। तो अगर इस बात का हम और आप क्या कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो ये जो मैटर होगा, यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्बिट्रेशन क्लॉज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये हर हालत में रिटन ही होगा, लिखित ही होगा, ओरल नहीं होगा। कनेक्ट कर दिया सेक्शन 28 रिलेटेड विथ सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो एनी मैटर से कोरिलेट कर देंगे इसको, यहां जाके कनेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से टीपी एक्ट से भी कनेक्ट कर दिया, कितनी जगहों से आप कनेक्ट कर पाओगे, लिमिटेशन एक्ट आपके सामने है, कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है, सीआरपीसी आपके सामने है, सीपीसी आपके सामने है, टीपी एक्ट आपके सामने है,
ट्रस्ट एक्ट आपके सामने है, कहां कहां कनेक्ट करेंगे, देखते जाइए कितने सेक्शंस यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं। सक्सेशन एक्ट भी आप ही के सामने है। तो सारे एक्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइजो हमेशा लगा रहेगा कि भाई मैटर तो पता हो, यहां एनी मैटर का मतलब क्या है। ये छोटा सा दो जो वर्ड है, इससे इतना सारा एग्जाम्पल निकल गया। तो आपको मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि कम से कम सुनी हुई बात आपको याद रह जाएगी। अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है, यू मस्ट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इंटरव्यू में पूछ देगा तो आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं बस। तो जान लीजिए, ये जितने भी आपको हैं, जो यहां पर आपको दिया गया है लिस्ट, ये सब हमेशा हर हालत में ईच एंड एवरी सिचुएशन रिटन होगा, रिटन होगा, रिटन होगा, रिटन ही होगा। तो सीआरपीसी से चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सीआरपीसी और सीपीसी से। सीपीसी में ऑर्डर 20 रूल 2 से लेके 19, ऑर्डर 41 30 टू लेके 32 तक, यानी सीपीसी में सिविल कोर्ट्स में जजमेंट और डिक्री हमेशा रिटन होगा, क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट और ऑर्डर रिटन होगा। उसके अलावा अक्विटल और कन्विक्शन वाला पार्ट हमेशा रिटन होगा। सेक्शन आप याद करते रहिए, 298 को रीड कर दिया सीआरपीसी के साथ। उसी तरीके से डिपोजिशन वाला पार्ट सिविल मैटर में हमेशा रिटन होगा, डिपोजिशन वाला पार्ट क्रिमिनल मैटर में रिटन होगा। 164 सीआरपीसी रिटन होगा। चैप्टर 23 के अंदर एविडेंस का रिकॉर्डिंग रिटन होगा। अगेन पार्ट पेमेंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट सेक्शन 18 और 19 लिमिटेशन एक्ट हमेशा रिटन होगा। अग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिटन होगा। सिमिलरली आर्बिट्रेशन जो मैटर है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर आर्बिट्रेशन, वो भी हमेशा रिटन होगा, सेक्शन 28। मॉर्टगेज के मामले में अगर 100 रुपीज या ऊपर से मामला है, ऊपर का मामला है, वो भी रिटन होगा, सेक्शन 59 टीपी एक्ट। किसके साथ कनेक्ट किया? 91। लीज ऑफ प्रॉपर्टी अगर 1 साल से ज्यादा का मामला बनता है तो वो भी रिटन होता है अंडर सेक्शन 107 टीपी एक्ट। गिफ्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का देते हैं, अचल संपत्ति का, तो 124 टीपी एक्ट के तहत वो भी रिटन ही होगा। अगर सेल होता है, सेल एंड होगा, ये सेल्स एंड एक्सचेंज, सेल एंड एक्सचेंज होगा, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपया या ऊपर से ज्यादा का सेल होगा, तो सेक्शन 54 सेक्शन 118 टीपी एक्ट की वजह से ये भी रिटन ही होगा। ट्रस्ट अगर होता है, ट्रस्ट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 इंडियन ट्रस्ट एक्ट के पॉइंट से, तो ये भी रिटन ही होगा। अगर ये एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर की बात करिए, खूब चलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टीपी एक्ट के लिए, तो सेक्शन 130 के तहत ये भी रिटन होगा। विल्स सेक्शन 63 और 66 के साथ अगर सक्सेशन एक्ट में इसको जोड़ के पढ़ें तो ये भी क्या होगा? रिटन होगा। बिल्स याद कीजिए, बिल को साबित करने के लिए क्या चाहिए? प्रोवेट सर, भूलना नहीं है, याद रखना है, एक्सेप्शन नंबर 2 है। बिल को विल से साबित नहीं करते, बिल को प्रोवेट से साबित करते हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा, बिल को बिल से साबित नहीं करते, बिल को प्रोवेट से साबित करते हैं। तो देखिए सेक्शन 63 66 सक्सेशन एक्ट, हिंदूज वाला हो चाहे कोई और हो, सारे को क्या कर दिया? रिटन में ही रखना है। बिक्वेस्ट टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल यूज सेक्शन 118 ऑफ द सक्सेशन एक्ट एंड डीसीटीसी, बहुत सारा है इसके नीचे। कंपनीज एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस हैं, तो वो उतने बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, इसलिए नहीं। तो जो जरूरी में दिखता है, ये सारे एक्ट चूंकि पढ़ने होते हैं, जैसे सीपीसी पढ़ना ही पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना ही पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ना है, लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है, हिंदू एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ना है, इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ना है। इसीलिए इससे क्वेश्चंस मिलते हैं और इससे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना ही है। तो टोटल मेरे को लगता है 7-8 एक्ट का जिक्र इसमें कर दिया गया, टोटल 7 to 8 एक्ट्स। तो ये टोटल 7 to 8 एक्ट से कनेक्ट करो ना, पागल हो जाएगा आदमी।